हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर के अंतर्गत पार्टी के संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी का नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने जा रहा है। संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए हमारे उस पार्टी के हम सदस्य हैं एवं 12 लाख सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। इसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा श्रीमती रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और हमारे संबित पात्रा जी संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के पर्व के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक चुनाव की देखरेख हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारियों को नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश अपील समितियों का गठन किया। राष्ट्रीय अपील समिति के संयोजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह संसद बिहार के। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में 3 कार्यशाला आयोजित की गई तथा प्रत्येक प्रदेश में 2 कार्यशाला आयोजित की गई। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में लगभग 10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष लगभग 74% माने 7,87,109 बूथ अध्यक्ष चुने गए थे। और मंडल स्तर पर जो हमारे मंडल 17,000 के ऊपर जो संगठन के माध्यम से मंडल है, उसमें लगभग 93% माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 1,033 जो जिला है, उसमें से 94% आज हमारे 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे, विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5,070 प्रदेश परिषद सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां अपेक्षित संख्या का 80% है। 36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है, उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित
अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। ये संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं उन्हें इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आदरणीय निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध करता हूं, वो नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन करें। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से नम्र विनंती करता हूं कि वे नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें।
मैं आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनती करता हूं कि वो अपने नए अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें और अपने इस चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी का विशेष धन्यवाद करते हुए उनको भी नम्र अनुरोध करता हूं कि वो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्पमाला पहनाकर हार्दिक अभिनंदन करें। अपने निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, श्री अमित भाई शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहां उपस्थित संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहां पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रभारी, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं।
बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकत दी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर, हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी, आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश अगर आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक नतीजे नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाताओं के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन में एक टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई भी चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही मिठाइयां बांटने का इंतजाम कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश की मतदाताओं ने
और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, उसको बाकायदा सूद समेत वापस देंगे और वह हरियाणा के चुनाव में उन्होंने करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आपके नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा है। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव चंद्रशेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला है, केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता। यह भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है, वो पूरी ताकत के साथ देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। यह विश्वास हमें है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, बनाई हमने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे। असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से
करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर उनका सहयोग करते हुए पार्टी को और नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और जो नई स्थान हमारे छूट गए हैं प्रदेश, वहां भी कमल खिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद नड्डा जी। भारत देश का नाम गौरव से विश्व में ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाले माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र प्रेम, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उनका सुशासन की परंपरा को गौरव से आगे बढ़ाने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भाजपा परिवार के अन्य सभी वरिष्ठजन, देश भर से आए कार्यकर्ता साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीते 1-1.5 वर्षों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का पर्व, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनी। मैं पूर्व के सभी अध्यक्षों का उनके अमूल्य योगदान के लिए देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं।
माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। साथियों, ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, इस वर्ष जनसंघ की स्थापना को 75 वर्ष हो रहे हैं और मैं आज इन 75 वर्ष लगातार लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने, अनेक परिवारों ने, अनेक पीढ़ियों ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिए हैं, मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जनसंघ रूपी वटवृक्ष से ही भाजपा का जन्म हुआ और भाजपा दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी है। और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है इतना नहीं है। देश के राजनीतिक समीक्षकों को दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है
जिसकी रगों में इसकी मजबूती से लोकतंत्र चल रहा है कि जहां दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। साथियों, बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। साथियों, भाजपा का स्वरूप नेशनल है। भाजपा का स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है। हमारी जड़ें जमीन के नीचे गहरी है। इसलिए भाजपा रीजनल एस्पिरेशन को प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें नेशनल एम्बिशंस का आधार बनाती है। और इसलिए आज देश के कोने कोने के लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भी अपनी राजनीति का प्रारंभ करना चाहता है, उसको भी भाजपा का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित लगता है। साथियों, जनता जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है। बीते 11 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में
कार्यकाल के बावजूद बीजेपी पहले से भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी है। साथियों, बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 4 चुनाव बीजेपी एनडीए ने जीते हैं। साथियों, आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं, बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है। और इसका ताजा उदाहरण अभी हमारा महाराष्ट्र है। हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आए, अभूतपूर्व है। बीजेपी महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर 1 पार्टी बनी है। कुल 29 में से 25 बड़े शहरों की जनता ने बीजेपी एनडीए को चुना है। कुल जितने पार्षद जीते हैं, उनमें से 50% बीजेपी के हैं। ऐसे ही केरला में भी आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। साथियों, बीजेपी निरंतर जीत रही है, उसका विस्तार हो रहा है। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम ये सभी के लिए बहुत बड़े दायित्व का बोध भी है, और दायित्व बोध का समय भी है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। देश के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीब के घर तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजादी के 70 वर्ष बाद सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक ही पाइप से पानी पहुंच पाया था। माताओं बहनों की पीड़ा
पानी के लिए उनके संघर्ष की सूध लेने वाला कोई नहीं था। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया था, सामाजिक जीवन में काम करता था, तो हमारे यहाँ एक धंधुका करके स्थान है, वहां मैं जाता था तो वो मुझे वहां के लोग कहते थे कि आप यहां रात को मत रुकिए और जब भी आपका दौरा हो तो सुबह 10 बजे के बाद आइए। नॉर्मली मेरा नेचर रहता था कि हर नए स्थान पर जाकर रात को रुकूं, कार्यकर्ताओं से मिलूं, लेकिन धंधुका वाले मना करते थे। क्यों? वो कहते पानी नहीं है, सुबह हम आपको स्नान करने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। वहां तो कहावत चलती थी कि बेटी को बंदूकें दो लेकिन धंधुके मत दो, यानी उसको बंदूक लगा मार दो लेकिन धंधुके में शादी मत करो। पानी नहीं था। ये दर्द मैंने देखा है। मैं धरती की सच्चाई से जुड़ा था। माताओं बहनों की पीड़ा अपनी आंखों के सामने देखी थी और तब हम जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी, वरना पहले तो एलपीजी गैस को भी अमीरों का ही सौभाग्य मान लिया गया था। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को एलपीजी गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा ने, भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव की हमारी परंपरा के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा। उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं
समाज का कल्याण हमारे संस्कार होते हैं तो पीएम जन मन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें बरसों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है, सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है। और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार है। साथियों, बीते वर्षों में जन विश्वास की जो पूंजी हमने अर्जित की है, उस भरोसे को कायम रखना बहुत बड़ी जरूरत है। देश की जनता 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बीते 11 वर्षों में रिफॉर्म्स की जो यात्रा हमने शुरू की है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुकी है। हमें राज्यों के स्तर पर, शहर की इकाइयों के स्तर पर, जहां भी भाजपा एनडीए सरकारें हैं, वहां रिफॉर्म्स की गति तेज करनी है। भाजपा सिटी गवर्नेंस का भी एक नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जब हम सत्ता में नहीं भी थे, तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके। हम राष्ट्र संकटों को झेलते रहे, जज्बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे।
हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार है। खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो, इनको कभी असंभव माना जाता था। आज ये हकीकत बन चुके हैं। आज देश में माओवादी आतंक भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। साथियों, आगे भी हमें हर चुनौती का पूरे सामर्थ्य से सामना करना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं, और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। साथियों, एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं।
अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को हमें संगठन की ताकत से, वैचारिक ताकत से और हमारे परिणामकारी इतिहास को बुलंदी दे करके उनको परास्त करना है, उनको तोड़ना है। साथियों, देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अक्सर मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिगना का बेटा। वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। और इस परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच हमें हर उस बुराई से दूर रहना है। और ये बात मैं जरा गंभीरता से बताना चाहता। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, निरंतर आशीर्वाद दे रही है। हम जो कुछ भी है जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण, जो कुछ भी है मेहनत कर समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है। और इसलिए जब इतने बढ़ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी स्वीकृति मिल रही है, तब हमारा दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। और पल पल हमें सोचना चाहिए वो कौन से कारण हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो कौन सी बुराइयां कांग्रेस में घुस गई जो आज कांग्रेस को तबाही के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। हमें उन सारी बुराइयों से बचना है। ये बुराइयां किसी भी सूरत में हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। हमें इससे बच के रहना है। और जहां जहां हम बच के रहते हैं, हमें कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। साथियों, आज देश को याद भी नहीं होगा कि 1984 में 1984 में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें मिली थी, नेहरू जी के जमाने से भी ज्यादा। और देश ने करीब करीब
50% वोट दिया था कांग्रेस को, लेकिन आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। मुझे याद है 2002 में हमने भव्य विजय प्राप्त किया गुजरात में। चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल था, देश भरिया का मीडिया भी वहां मौजूद था। अर्बन नक्सल तो बड़ी संख्या में आए थे। वो बेचारे मेरे पराजय का जश्न मनाना चाहते थे, तो वो ढूंढ रहे थे सारी चीजें, और मैं एक मीटिंग में बैठा था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जलसा चल रहा है और ये कैसा मुख्यमंत्री है जो आज चुनाव नतीजे आए हैं और बैठा है। और मैं क्या कर रहा था, मैं कार्यालय में मीटिंग ले रहा था और मैंने पूछा, अच्छा बताओ भाई इतनी हार क्यों गए? ये भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करता है। लोकतंत्र में इसी स्वस्थ परंपरा को, इसी डेडिकेशन को हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हमें आगे बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है। कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है, और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है, उसकी सामूहिक चेतना है। बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता पूरे साल भर जुटा रहता है, वो ही हमारी सच्ची ताकत है। हमें याद रखना है, हम सबसे जुड़े, हम सबको जोड़ें, कल्याणकारी योजनाओं से हर लाभार्थी को लाभ पहुंचाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी आग्रह के साथ माननीय नितिन नवीन जी को बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से
पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आगे की दिशा होगी। हमारे आगे के कार्य रचना के लिए उनका मार्गदर्शन हमारी अमूल्य पूंजी होगी। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन अब मेरे आगे के काम के लिए मैं उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, आतुर हूं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ परिस्थितिजन्य कारणों से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इंजीनियर बनने वाले नितिन जी को राजनीतिक सफर शुरू करनी पड़ी। ऐसे संगठन कुशल, राजनीतिक कुशाग्रता और एक सफल प्रशासक रहे, सरल स्वभाव के संवेदनशील युवा नेतृत्व, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश उनको सुनना चाहता है। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सबको वो मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को
और हम कह सकते इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन को आपने भूतपूर्व रूप से विस्तार खुद करते हुए किया, साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित कैसे राजनीति हो इसको आपने बढ़ाया। और अभी बहुत बड़ी बात हम लोगों सब लोगों ने देखा, जिस कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर महफूज हो रहा था, उस समय सेवा के उस परंपरा को, सेवा की संस्कृति को आपने जिस प्रकार से समाज में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप जाइए, आगे बढ़िए और सेवा के भाव से इस देश में कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा कीजिए। पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसको आपने जिस तरीके से लागू किया वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हुआ। और मैं इसलिए उस समय को याद करता हूं कि जब विपक्ष के लोग घर में दुबके थे और भाजपा कार्यकर्ता हर काल कोरोना के पीड़ितों की सेवा में लगा था, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व था, आपका मार्गदर्शन था, तभी हम उस कालखंड से, उस आपदा से निकलकर बाहर आ पाए। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जोड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा
कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई, और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सदैव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है, और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे किस प्रकार से अंत्योदय की योजनाओं को उन्होंने नीचे उतारा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, हम महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। मुझे आज भी याद है जब जनधन खाता खोलाने की बात हो रही थी तो कई लोग देश में, जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं आज भी मानता हूं गरीब के खाते में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं ना कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी
उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के उस समान राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं, हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोग को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम भी उस परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने हिस्से का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग समूहों की बात की। अमृत काल के लिए 4 समूहों की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर जहां केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, तो हमको अपने समय के लिए पूरा मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। क्योंकि अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है तो हमको भी अपने पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ उसमें जुड़ना होगा। साथियों, हाल में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु के एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को रोकने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोगों ने साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब सोमनाथ की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं तो विपक्षी दलों के लोगों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकतों को परास्त करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व
को नकारने वाले, कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता। ऐसा हमें प्रयास करना है। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहाँ की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहाँ चीज़ें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन नवीन जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों से पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके शब्दों पे चलेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और अभी हम सब राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। हम सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पद का वहां जा पर स्थान ग्रहण करेंगे।